हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कैश बुक चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आपकी बुक में अगर क्वेश्चन नंबर 7 है तो आप इसको सॉल्व करो, और वरना आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में बोला क्या। लिखा गया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता स्टोर। यानी हमको गुप्ता स्टोर्स के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैश बुक में बनाना है, और वो भी कैसी कैश बुक? डबल कॉलम कैश बुक। हालांकि हमको ऊपर हेडिंग में नहीं लिखना होता डबल कॉलम कैश बुक, बट जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो वहाँ पे हमारी डबल कॉलम आ जाती है। और मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था कैश बुक का, कि डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो फिर ये फॉर्मेट भी उसी तरीके से हमको बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, बस एक नया कॉलम जुड़ जाता है। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक। तो बच्चों, इसमें आप देख सकते हो कि लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था उसमें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट यानी कैश की बातें, और डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट यानी कैश की बातें लिखी थी। ये वाला कॉलम, हमारा बैंक वाला कॉलम, वहाँ पे नहीं हुआ करता था। तो इस बार क्योंकि हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी साथ के साथ इसमें रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, तो हम कैश बुक बना रहे हैं ऑफ मैसर्स गुप्ता स्टोर। ये चाहो आप लिख सकते हो। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा गया है 2019 1 जून, कैश इन हैंड 800, बैंक ओवरड्राफ्ट 5700। यानी इन्होंने 2019 को 1 जून को मुझे टू बैलेंस बीडी दे दिया। कैश इन हैंड यानी पॉजिटिव बैलेंस 800, और बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, और अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो आपको उसको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। तो इसको भी आप 1 जून को ही बाय बैलेंस बीडी नाम से लिखोगे बैंक में, यानी 5700। आपका कैश का भी नेगेटिव हो सकता है तो वो फिर इस तरफ ही आता, दोनों पॉजिटिव होते तो इस तरफ आते। यानी कि ओपनिंग बैलेंस अगर आप कैश या बैंक का लिखोगे तो अगर वो पॉजिटिव है तो आप डेबिट साइड लिखोगे, और नेगेटिव है तो फिर क्रेडिट साइड लिखोगे। नेक्स्ट, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुई वो हुई 7 जून को। लिखा गया, रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउड 150 रुपीज़। यानी हमको भारती से चेक रिसीव हुआ। तो देखो, मैं इसको थोड़ा आपको ढंग से समझाता हूँ। बच्चों, जब भी आपको कोई चेक रिसीव हो तो आपको एक बार नीचे नज़र मार लेनी है कि जो भी चेक आपको रिसीव हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको बुक में। रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, जितने का भी लिखा है इन सब से अभी कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें रिसीव कब हुआ चेक, तो 7 जून को हुआ है। अब इसी टाइम पे आपको इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले एक बार नज़र मार लेनी है नीचे कि कहीं ये वाला चेक किसी और डेट पे तो डिपॉजिट नहीं हुआ। जैसे कि डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, यानी हमको रिसीव तो 7 तारीख को हुआ था, लेकिन हमने बैंक में डिपॉजिट इसको 9 जून को करा है। तो हमको इस डेट से मतलब होगी। मैं आपको इस दोनों ट्रांजैक्शन का एक बार एंट्री करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में जब भी आपको चेक रिसीव होगा तो आप उसके लिए लिखते हो चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट, फिर आपने इसमें क्या करा है,
डिस्काउंट भी अलाउ करा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे ये चेक रिसीव हुआ, तो भारती से। चेक इन हैंड आपके हाथ में आया 3250, आपने डिस्काउंट दिया था 150 रुपीज़ का, यानी इसका मतलब आपने भारती से लेने होंगे 3400 रुपीज़। ठीक है, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है ये हुई है 7 जून को। अब आप जैसे ही आपके चेक इन हैंड आया तो आपने ये वाली एंट्री कर दी। खुद मुझे आप देख के बताओ, क्या कहीं पे भी इस एंट्री में कैश या बैंक का नाम है? तो आपने बोला नहीं सर, कैश या बैंक का नाम तो है ही नहीं। तो मैंने बोला फिर इसमें नहीं आएगा ये। फिर आपने 9 जून को जब एंट्री पढ़ी तो उन्होंने लिखा है कि आपने जो डिपॉजिट आप चेक आपको ऊपर मिला था वो आपने अब बैंक में डिपॉजिट किया। तो तब आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आने वाले हैं, टू चेक इन हैंड, यानी बैंक में पैसा आएगा और जाएगा क्या? तो आप बोलोगे सर जो हाथ में चेक था वो चला जाएगा, और वो था 3250। मैं बोलूँगा अब देखो ध्यान से, बैंक या कैश यूज़ हुआ? आपने बोला हाँ अब हो गया सर, ये रहा बैंक डेबिट में। मैं कह रहा हूँ तो बैंक के डेबिट में जाओ, ये रहा बैंक का डेबिट और चेक इन हैंड नाम से। तो टू चेक इन हैंड नाम से लिख दो 3250। ठीक है, ये किस दिन हुआ? 9 जून को हुआ। हम मान लेते हैं सर कि अगर ऐसी बात ना बोली होती उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली होती कि रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती एंड डिस्काउंट अलाउड इतना, आगे इस चेक के बारे में कोई भी बात उसने हमें नहीं बोली होती, तो फिर हम ये मानते हैं कि जिस दिन हमें रिसीव हुआ हमने उसी दिन फिर इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो तब इसकी एंट्री बनती चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती, सॉरी उस टाइम इसकी एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू भारती। तो बैंक के डेबिट में जाके हम भारती नाम से ये अमाउंट डाल देते। चलिए तो आगे चलते हैं। अब 15 जून को क्या हुआ? चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल। हमें पन्ना लाल से एक बार चेक रिसीव हुआ। फिर से वही बात, जब भी आपको चेक रिसीव होगा आपको क्या ध्यान देना है कि ये चेक क्या उसी दिन पे हुआ है या फिर हमने कभी और इसको डिपॉजिट किया था। तो मैंने आगे पढ़ा, तो देखो बच्चों आगे 20 जून को बोला भारती का चेक रिटर्न डिसऑनर हो गया, पन्ना लाल का चेक एंडोर्स कर दिया हमने कमल को, और इनकम टैक्स पेड हमने करा है। यानी कि ये जो चेक है अभी तक डिपॉजिट हुआ ही नहीं। मुझे ये बात कैसे पता चली? क्योंकि क्वेश्चन में 28 जून को इन्होंने लिखा कि जो पन्ना लाल से आपको चेक मिला था वो आपने एंडोर्स कर दिया कमल को। तो मैं ये बात समझ गया कि मैंने वो चेक तो अभी बैंक में डाला ही नहीं, वो चेक इन हैंड ही है मेरे पास अभी। क्योंकि वो चेक इन हैंड है तभी तो मैं उसको एंडोर्स करूँगा, यानी किसी और को मैं वो चेक तभी दे सकता हूँ जब वो मेरे पास ही पड़ा हो। क्योंकि अगर एक बार मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो फिर तो वो बैंक में मेरे पैसे आ जाएंगे और वो चेक एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये समझ गया चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। तो फिर से वही एंट्री होनी चाहिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल। तो इसमें तो सर बैंक या कैश का कहीं रिलेशन आया नहीं, तो इसको यहाँ मत लिखो। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा है भारती का चेक रिटर्न डिसऑनर हो गया। आपको मिला था ना भारती से एक चेक, ये देखो 3400 का रिटर्न डिसऑनर हो गया ये। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, जब हमें भारती से चेक रिसीव हुआ था और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया था तो हमने उसको डेबिट साइड लिख दिया था। तो अब वही चेक हमने, मतलब ये डिपॉजिट साइड लिखने का ये मतलब था कि चलो भाई आज हम बैंक में चेक डाल के आए हैं तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी डेबिट हो जाएगा। लेकिन जब बैंक वालों ने उस चेक को देखा तो उन्हें कुछ उसमें मिसिंग दिखी या कुछ भी इस तरीके की कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये वाले पैसे मेरे बैंक में डाले ही नहीं, यानी चेक डिसऑनर कर दिया। तो इसका मतलब जो मैं अपने घर पे बैठ के ये प्लस कर चुका हूँ अपनी कैश बुक में, मेरे एक्चुअल में बैंक अकाउंट में उतना प्लस तो हुआ ही नहीं। तो मुझे यही चीज़ जिस दिन ये हुई यानी 20 जून को, यही चीज़ मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी 3250 इसको बैलेंस करने के लिए। आप समझे? जिस दिन मुझे चेक मिला और मैंने उसको डिपॉजिट किया तो मैंने जैसे ही उसको बैंक में डिपॉजिट किया तो मैंने घर आके लिख दिया कि मैं अपने बैंक में इतने रुपए का चेक डाल के आया हूँ तो मेरे बैंक बैलेंस इतने रुपए से बढ़ने वाला है। तो ये बात मुझे पता थी तो मैंने घर आके
अपने जो मैं कैश बुक बना रहा हूँ उसमें ये बात लिख दी 3250 वाली। लेकिन जब एक्चुअल में बैंक में वो चेक एग्ज़ामिन हुआ तो उन्होंने मेरे बैंक में इतना पैसा डाला ही नहीं। तो अब मुझे भी अपनी कैश बुक क्योंकि उन बैंक से मैच करानी होती है तो इसलिए मुझे भी उनकी तरह ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जब मैं ये प्लस कर चुका था जो कि उन्होंने नहीं किया, तो इसको मैच करने के लिए इतना ही अमाउंट में क्रेडिट में लिखूँगा, यानी इसको डिशॉनर में बोलूँगा। और किस नाम से लिखेंगे इसको? बाय भारती नाम से, क्योंकि भारती का चेक डिशॉनर हुआ। ठीक है, इतनी बात। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है चेक रिसीव हुआ पन्ना लाल से। मैंने बोला चेक इन हैंड टू पन्ना लाल, और उसके बाद 28 जून को पन्ना लाल का चेक एंडोर्स कर दिया कमल को। तो फिर क्या इसकी एंट्री हो जाएगी? कमल टू चेक इन हैंड। तो आप देखोगे 15 जून और 28 जून की जब आप एंट्री पास करोगे तो उसमें ना ही चेक का कोई भी नाम आएगा, मतलब ना ही बैंक या कैश यूज़ होगा, और ना ही 28 जून वाली एंट्री में बैंक या कैश यूज़ होगा। ये एंडोर्स क्या होता है बच्चों, ये हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एंडोर्स का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने किसी से कोई पैसे ले रखे हैं और वो वाले पैसे या कोई भी और पैसे मैंने किसी और को भी दे रखे हैं। तो मैंने जिससे पैसे दे रखे हैं उसने मुझे चेक दिया 2000 रुपये का। अब मेरे पास 2000 रुपये का चेक मेरी जेब में पड़ा है, तो तुरंत सी पर्सन आ गया जिसको मैंने कुछ पैसे देने थे। तो उसने बोला ला मुझे पैसे दे दे मेरे। अब मेरे पास उसको पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो कह रहा नहीं मुझे तो मेरे पैसे आज ही चाहिए। तो अब पैसे नहीं है तो मैं उसको अगर ये वाला चेक दे देता हूँ तो ये जो मैंने पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस किया इसी को एंडोर्स बोलते हैं। यानी मैंने ए पर्सन का चेक सी पर्सन को दे दिया, इसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही करता हूँ तो मेरे ना ही कैश या बैंक में कोई फ़र्क पड़ेगा, डेबिट में ना ही क्रेडिट में कोई फ़र्क पड़ेगा। आप ध्यान से सोचो, आपके पास एक चेक आया हाथ में, ठीक है, अब आपके हाथ में पड़ा है, आप सोच रहे हो कि ये चेक लेके मैं बैंक जाता हूँ और बैंक में डिपॉज़िट करके मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे, ये आपने अभी तक सोचा है। इतने में ही क्या होता है, थोड़ी ही देर में एक दूसरा बंदा आ जाता है वहाँ पे जिसको आपने कुछ पैसा पे करना था, आपने उधार लिया है मान लो, वो चेक आप उसको दे देते हो। तो आप खुद सोचो कि आपके पास कोई पैसा आया? तो आप बोलो नहीं सर, ना ही कोई पैसा आया ना ही कोई पैसा गया। तो मैं कह रहा हूँ कैश में तो फिर कोई लेना देना होना चाहिए ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ एक बार बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या आपके बैंक में पैसे आए? आप कह रहे हो नहीं सर, वो चेक जब मेरे हाथ में था आने से पहले ही मैंने किसी और को दे दिया। मैंने तो बैंक से गए, आप कह रहे हो नहीं बैंक से पैसा भी नहीं गया क्योंकि एक चेक था मेरे पे, वही चेक तो मैंने दिया है। अगर मैं खुद अपना पर्सनल चेक देता तो मेरे बैंक से पैसे कटते, लेकिन मैंने तो एक चेक जो मुझे मिला था वही चेक मैंने दे दिया, तो मेरे को कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ। मेरे बैंक से कोई पैसे ना कटेंगे, ना मेरे बैंक में कोई पैसे आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट एंट्री है 38 जून की, इनकम टैक्स पेड बाय चेक 150 रुपीज़। तो 30 जून को बच्चों इनकम टैक्स आपने पे किया। इनकम टैक्स जब भी आप पे करते हो तो वो आपकी ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। आपने ही चेक से पे किया है तो 150 रुपीज़ इधर आ जाएंगे। अब ख़त्म। तो ख़त्म होने के बाद बच्चों आपको पता है क्या करना होता है, आपको बैलेंस सीडी निकालना होता है। तो देखो आप कैश में यहाँ पे 800 है, टोटल किया 800, तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी कैश का आ जाएगा 800। और आप जब बैंक का करोगे तो देखो 57, 32 और 150, तो 34, 90, 100, 90, 100। इस 90, 100 में से 3250 जाएंगे, तो इस तरफ टू बैलेंस सीडी बचने वाला है 30 जून को ही, लास्ट डेट को ही। तो ये कितना होगा? $5850 ये आ रहा है बच्चों मेरा। बुक से मैच भी कर रहा है ये, हाँ बुक से मैच कर रहा है। तो ये हमारा बच्चों डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन था बेसिक, ठीक है, विदाउट जीएसटी। तो आपको ये एंट्रीज़ भी नोट डाउन करनी है, एग्ज़ाम में एंट्रीज़ भी दिखानी पड़ती है। और ये आपका क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बच्चों, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट आपके लिए आने वाली है।
तो उसको मिस मत करना। डबल कॉलम कैश बुक विद GST, वहाँ पे मैं आपको एक कॉन्ट्रा एंट्री भी सिखाऊंगा। वो क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में ही सिखाएंगे। तब तक बच्चों, आप जितने भी बच्चे वीडियोस देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और एक लाइक बटन प्रेस कर दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने बच्चे रेगुलरली मुझसे जुड़े हुए हैं, कितने बच्चे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो जो भी आप वीडियोस देखते हो उस पर एक कमेंट कर दो। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको समझ आया तो उसके अप्रिसिएशन के लिए कमेंट कर दो, लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।